नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाने वाले हैं, या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका टोटल टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC तक। 1500 BC जो है, 600 BC तक जो है, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, या कह लीजिए वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। पहला 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और दूसरा 1000 BC से 600 BC तक। ठीक है, हमने क्या किया, वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा। पहले वैदिक सभ्यता का टोटल टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, 1500 से लेकर के 600 BC तक। लेकिन हमने भी 1500 से लेकर के जो 600 BC तक का है, उसे दो भाग में बांटा। पहला क्या बांटा, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और दूसरा 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और जो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक बांटा है ना, इसको हम लोग नाम से पढ़ेंगे। पहला क्या हमने लिखा, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। इस पूरा टाइम पीरियड का, या कह लीजिए इस पूरा समय काल का नाम था पूर्व वैदिक काल, या कह लीजिए उत्तर वैदिक, माफ़ कीजिएगा, उत्तर नहीं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं इतना तक समझ गए होंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। पहले पूर्व वैदिक काल को शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप लोग सुन करके याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। पहला क्या है, इसी टाइम पीरियड में सभी वेद आप लोग समझ गए होंगे। सभी वेद, हमारी कितनी वेद है, 4। सभी वेद का संग्रह किया गया था। संग्रह इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कलेक्ट किया गया था। ठीक है, कलेक्ट मतलब जमा बोल सकते हैं, जमा किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था चारों वेद का संग्रह, तो महर्षि देव पायन व्यास के द्वारा किया गया था। फिर से, जो चारों वेद में कौन कौन, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेद का संग्रह किया गया था, या कह लीजिए कलेक्ट किया गया था, या कह लीजिए जमा किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था साथियों, महर्षि देवपायन व्यास के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, दुख, परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्य लोग का आगमन कहाँ से हुआ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आर्य लोग का आगमन, वैदिक सभ्यता में आपको पता है कि आर्य लोग का आगमन हो चुका था, तो आर्य लोग कहाँ से आए, तो पहली बात तो लिखिए कि आर्य लोग जो थे ना, जो आर्य लोग थे वो अटलांटिक से आए थे, अटलांटिक से आए थे। और ये किसने कहा था,
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि जो आर्य लोग थे उनका आगमन अटलांटिक से आए थे, लेकिन परंतु आगे जा कर के एक हमारे इतिहासकार थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था दोस्तों? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार कहा गया कि जो आर्य लोग थे ना वो अटलांटिक से नहीं कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? सेंट्रल एशिया से आए थे। कोई दिक्कत? फिर से जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बतलाया गया था कि आर्य लोग अटलांटिक से आए थे, आगे चल कर के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम था मैक्स मूलर, वो की गलत साबित कर दी और क्या कहा कि ये मैक्स मूलर के अनुसार सेंट्रल एशिया से आए थे या साउथ एशिया से आए थे। कोई दिक्कत, दुख, परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ये पता कैसे चला मैक्स मूलर को? अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ चलिए सही है, आर्य लोग मैक्स मूलर के अनुसार ये सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया से आए थे, मगर ये पता कैसे चला? तो ये लैंग्वेज के बेस पे पता चला। लैंग्वेज के बेस पे, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पे ये पता चला कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो हम कब से आर्य आर्य किए जा रहे हैं, ये आर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई बता सकता है? आर्य का मतलब ये होता है महान, ठीक है, इंग्लिश में नोबेल, ठीक है, आर्य का मतलब महान, ठीक है। और आगे चल करके इसको एक कहाँ से जानकारी मिलती है? आर्य लोग भारत ईरान होकर आए थे, ईरान होकर आए थे। और ये चीज़ कहाँ से पता चलती है? तो एक बुक है हॉलीवुड, ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड, 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 जिसका नाम था जेड अवेस्टा, जेड अवेस्टा, ये एक बुक है जेड अवेस्टा, हॉलीवुड, इसका नाम था जेड अवेस्टा। इसमें बतलाया गया कि आर्य लोगों का आगमन भारत ईरान होकर के आए थे। और ये कहाँ वर्णन किया गया है पूछ दे तो? हॉलीवुड का एक बुक है जेड अवेस्टा, उस बुक में। कोई दुख, दिक्कत, परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऋग्वेद, ऋग्वेद या अच्छा पहले ये बताइए त्रिवेद किसे कहते हैं? त्रिवेद किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, त्रिवेद 3 वेद को कहते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। ये 3 मिलकर का निर्माण होते हैं क्या? त्रिवेद। त्रिवेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो है वो कितने हैं? 1028, मतलब 1028 क्या है? सूक्त हैं। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं। 10 मंडल का नाम दिया गया है, जैसे सोम मंडल, मनमंडल, ये अलग बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, 10 मंडल का नाम और 10 मंडल का योग्य। लेकिन यजुर्वेद को किस भाग में बांटा गया है? यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है। पहला कृष्ण, दूसरा शुक्ल,
शुक्ल। यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, कृष्ण शुक्ल और नेक्स्ट यजुर्वेद में हवन या यज्ञ का क्या बतलाया गया है दोस्तों? रूल और रेगुलेशन किसमें बतलाया गया है? यजुर्वेद में, ठीक है। और यजुर्वेद में को ही क्या कहा जाता है? पोएट और पोइट्री का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोएट और पोएट्री का भी वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस वेद में जो श्लोक हैं उसका कविता और कहानी दोनों में उपलब्ध है। कविता और कहानी दोनों में उपलब्ध है, इसलिए इस वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद या पोएट और पोइट्री की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सामवेद। सामवेद तो आपको पता होगा कि इस वेद में संगीत का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? संगीत का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इस वेद में सारे मंत्रों का उच्चारण संगीत में किया गया है। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है? ये सबसे बाद का वेद है और इस वेद में जादू टोना के बारे में बतलाया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अभी तक हमने क्या बताया, एक बार अच्छे से रिपीट कर देते हैं। पहला हमने क्या किया? वैदिक सभ्यता को पूरा टाइम पीरियड में बांटा। क्या पूरा टाइम पीरियड था उसका भाइयों? 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का। हमने क्या बोला? 1500 से लेकर के 600। हमने टोटल इसको भी दो भाग में बांटा। क्या बांटा? पहला हमने बांटा 1500 से लेकर के 1000 और दूसरा 1000 से लेकर के 600। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यही 1500 से लेकर के 1000 BC, यही 1500 से 1000 BC तक में हमने जितना भी पढ़ा इसी में पढ़ रहा है। अब इसमें और आगे पढ़ेंगे लेकिन हम रिपीट कर देंगे। हमने क्या कहा? पहला पॉइंट कहा कि इसी टाइम पीरियड में हमने सारे वेदों को चार वेद, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी चारों वेद को हम लोगों ने संग्रह किया, कलेक्ट किया गया था महर्षि देव पायन व्यास के द्वारा। इसी में हमने बताया कि आर्य लोग का आगमन अटलांटिक से आए थे, ये पता चला। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन आगे चल के कौन गलत इसको साबित कर देता है? मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया से आए थे। और ये किस बेस पे पता चला? तो लैंग्वेज के बेस पे पता चला। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बताया त्रिवेद किसे कहते हैं? तो त्रिवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं। आर्य का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया महान। और ये किसने बताया था? ये भी मैक्स मुलर के द्वारा ही बतलाया गया था कि आर्य का मतलब महान होते हैं। आर्य लोग आगे ईरान होकर के भारत आए थे, या कह लीजिए कि आर्य लोग भारत में आए थे ईरान होकर के। ये कहाँ से पता चलता है? तो ये एक बुक था, बुक का नाम याद रखिएगा। बुक का नाम था जेड अवेस्टा। फिर से हम लिख दे रहे हैं, जेड अवेस्टा। ये एक बुक है। कैसा बुक है? हमने बताया हॉलीवुड बुक है। इस बुक से पता चलता है कि ईरान हो करके भारत आए थे। कौन लोग? आर्य लोग। हमने फिर बताया कि ऋग्वेद में कितने होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। हमने ये भी कहा कि जो 10 मंडल है, 10 मंडल का नाम है। ये नाम हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, कृष्ण शुक्ल। फिर हमने बताया यजुर्वेद में रूल और रेगुलेशन बतलाया गया है। किसका? तो यज्ञ का या हवन का। सामवेद में क्या बताया कि इस वेद में संगीत का जिक्र किया गया है। इस वेद का मंत्र जो है उसमें संगीत का भी उच्चारण के लिए अवेलेबल है, या बोल सकते हैं, कर सकते हैं।
साम फिर हमने अथर्ववेद। अथर्ववेद में तो आप सबको पता है कि ये सब के बाद का वेद है, और इस वेद में हम लोग जादू टोना इसी वेद से होता है, या इसी वेद में हमें जादू टोना का प्राप्ति हो गया था, या हम लोग विश्वास करने लगे थे। चलिए अब आते हैं, ये तो बेसिक था, मतलब बेसिक कह लीजिए या कुछ फैक्ट कह लीजिए। अब देखिए पहला क्या आता है, पहला बताते हैं कि क्वेश्चन आता है कि आर्य लोग सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, सबसे पहले कहाँ आए थे। भारत तो आए थे, सबको पता है, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा, जब आप भूगोल या जियोग्राफी पढ़िएगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये तो सबको बच्चे लोग को पता होता है, तो इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो ध्यान समझिएगा, आर्य लोग थे नॉर्थ में, कहाँ बसे थे, तो हिमालय नदी के किनारे, हिमालय नदी के किनारे। ठीक है, साउथ में कहाँ बसे थे, साउथ में कहाँ बसे थे, तो यमुना नदी के पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, तीसरा ईस्ट में कहाँ बसे थे, तो ईस्ट में यमुना नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, पीछे वाले क्या था, पैरेलल मतलब समांतर, और अभी क्या है, यमुना नदी के किनारे। और वेस्ट में कहाँ बसे थे, वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ये सबको भी पता होगा, इतना हल्फा मचाया हुआ है अफ़गानिस्तान में सब तालिबान लोग। ठीक है, तो क्या बताया हमने, नॉर्थ में, फिर से रिपीट करें, नॉर्थ में हिमालय नदी के किनारे, साउथ में यमुना नदी के पैरेलल, ईस्ट में यमुना नदी के किनारे, और वेस्ट में अफ़गानिस्तान में बसे थे। ठीक है, कोई दिक्कत, दुख, परेशानी, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने नदी का वर्णन किया गया है, तो आप बोलिएगा 25 नदी का वर्णन किया गया है। कितने का, 25 नदी का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नदी का वर्णन किया गया है, किसकी पुरानी क्या नाम थी। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कुछ, जैसे आपने सब कुछ सुना होगा, चिनाब का पुराना नाम क्या था, तो अस्कनी। क्वेश्चन आता है कि चिनाब को वैदिक टाइम पीरियड में या वैदिक समय काल में किस नाम से जानते थे, तो अस्कनी। ठीक है, उसी तरह व्यास आपने सुना होगा, व्यास को क्या बोलते हैं, बिपाशा। जहाँ पे एक युद्ध हुआ था, आप लोग सोचिएगा कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रावी को क्या बोलते हैं, या बोलते थे परुशनी। ठीक है, देखिएगा हमारी लिखावट पे नहीं जाइएगा, आप हमारी बातों को सुनने का कोशिश कीजिएगा, और खुद का नोट्स बनाने का, अगर आपको लगे कि हमें ज़रूरी है नोट्स बनाना, तो खुद का बनाइएगा, मेरे लिखावट पे नहीं देखिएगा, हमारे लफ्ज़ अल्फ़ा को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है सतलज। ये सब क्या है ना, ये सब पुरानी नाम पूछ देती है कभी कभी, सतुद्री। ठीक है, और सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं, घग्गर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमने क्या क्या बताया, चिनाब को अस्कनी, ब्यास को बिपाशा, रावी को परुशनी, सतलज को सतुद्री, और सरस्वती नदी को घग्गर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिंधु नदी जो थी ये प्रमुख नदी थी। ध्यान रखिएगा, प्रमुख नदी थी किसकी, ऋग्वैदिक काल। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड कह लीजिए या पूर्व वैदिक कह लीजिए, इसका पवित्र माफ कीजिए, प्रमुख नदी कौन थी, सिंधु। लेकिन प्रमुख नदी कौन थी, यहाँ पे अब गेम पलटा, प्रमुख नदी क्या थी, तो प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी। सरस्वती
नदी थी। कोई दुख दिक्कत परेशानी? हमने क्या बोला? सिंधु नदी प्रमुख थी, लेकिन पवित्र नदी किसको मानते थे? आर्य लोग कह लीजिए, या आर्य समाज कह लीजिए, या ऋग वैदिक कह लीजिए, या पूर्व वैदिक कह लीजिए। ये किसको मानते थे प्रमुख नदी? सिंधु नदी को। और पवित्र नदी किसको मानते थे? तो पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानते हैं। कोई दिक्कत? एक टर्म यूज होता है वैदिक सभ्यता में जिसका नाम था नदीतम। नदीतम क्वेश्चन पूछ देता है या पूछा भी है कि नदीतम मतलब क्या है? नदीतम मतलब क्या है? तो नदीतम मतलब नदी है, और यही नदीतम मतलब नदी है। और नदीतम किसको बोलते थे? सरस्वती नदी को बोलते थे वैदिक काल में। और वैदिक काल में तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे जो घग्गर बताया वो भी सरस्वती नदी को ही बोलते हैं, और ये जो नदीतम है ये वैदिक काल में इसको बोलते थे नदीतम। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, जो कह लीजिए, उसका नाम था हिरायनी। हिरायनी हिरायनी हिरायनी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जो हमने पहले बताया था ना, जेड अवेस्टा बुक, ध्यान रखिएगा, जेड अवेस्टा बुक में सरस्वती नदी को हेलमंड के नाम से जाना गया है। हेलमंड HELMAND, हेलमंड के नाम से जाना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। किसमें? जेड अवेस्टा में। और क्या बतलाया गया था? जेड अवेस्टा में एक चीज़ और बतलाया गया था कि भारत में जो आर्य लोग आए थे वो कहाँ से होकर के आए थे? बोलिए। ईरान से होकर के आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी बताया कि परुशनी नदी किसको बोलते हैं? रावी को। परुशनी नदी यहीं पे एक इसके किनारे कह लीजिए, इसके किनारे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है 10 राज्य युद्ध, या 10 राज्य बैटल कह लीजिए, ठीक है। 10 राज्य बैटल युद्ध हुआ था। और ये दोनों कभी कोई पूछ देता है PCS लेवल का कि ये दोनों जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। 10 जनों के बीच हुआ था, ठीक है। 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था? तो विनर ये भाई साहब हुए थे जिनका नाम था सुदास, और 10 जनों ये ऑटोमेटिक लूजर कहलाएंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो 10 राज्य युद्ध था ना दोस्तों, 10 राज्य जो युद्ध था, 10 राज्य जो युद्ध था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें 7वें मंडल से मिलती है। जो हमने पीछे बताया ना कि 10 मंडल, उसी में से ये 7वें मंडल में से हमें ये जानकारी मिलती है कि युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच। ये जीता कौन था? बोलिए। सुदास। और किस मंडल से जानकारी मिलती है? 7वें मंडल से जानकारी मिलती है। और किस नदी के किनारे हुई थी? अभी के नाम से जानिएगा तो रावी, और ये वैदिक सभ्यता के नाम से जानिएगा तो परुशनी नदी के किनारे हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग टॉपिक देना चाहें तो आप टॉपिक दीजिए। क्या दीजिए? ऋग वैदिक
ऋग वैदिक का सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चर ऑफ वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल सा बात है, सामाजिक संस्कृति की बात करना है तो इसमें सिंपल सा है कि समाज के ही बारे में बात होगा। देखिए यहाँ पे महिलाओं की जो दशा थी वो अच्छी थी, उत्तर वैदिक के काल के कंपेयर में आप कर रहे हैं तो ये यहाँ से अच्छी थी। कैसे? यहाँ की महिलाएं आज के जैसा, यहाँ की महिलाएं कहाँ की, ऋग वैदिक काल की महिलाएं, ऋग वैदिक काल की महिलाएं आज के जैसा सभा समिति में, ध्यान रखिएगा, सभा समिति में भाग लेती थी और सबसे बड़ी बात एडवाइस भी देती थी, यानी सलाह भी देती थी। और महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था यज्ञ या हवन में। आज भी देखते होंगे, अभी के टाइम पीरियड में आप देखिएगा तो अभी भी हमारे मम्मी पापा कह लीजिए या जो भी यज्ञ या हवन में बैठते हैं वो एक कपल ही बैठते हैं या एक पति पत्नी ही बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे महिलाओं का जो दशा थी अच्छी थी। और यहाँ शिक्षा ग्रहण या ग्रहण करने के लिए बाहर जाने का अधिकार था, बाहर जाने का अधिकार था। विधवा को, सबसे बड़ी चीज़, विधवा को पुनर्विवाह का भी अधिकार था। ठीक है, क्या क्या हमने बताया कि महिलाओं का दशा आज के ही जैसा ही था, समझ लीजिए। कैसे? वो सभा समिति में भाग ले सकती थी और एडवाइस भी दे सकती थी, यज्ञ और हवन में साथ बैठ सकती थी। शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो बाहर जाने का अधिकार था या जाकर शिक्षा ले सकती थी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा दोबारा शादी भी कर सकती थी। और कुछ स्त्रियां वो जीवन भर अविवाहित रहने का राइट था, या कह लीजिए वो रह सकती थी। और यहीं से एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, एक शब्दावली आता है जिसको बोलते हैं अमाजू। समझा रहे हैं अमाजू क्या होता है? अमाजू। ठीक है, देखिए अमाजू क्या होता है कि कुछ स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी, ऐसे लोग को ही क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। अमाजू क्या? फिर से, कि कुछ स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी, अनमैरिड रहती थी, उनको बोलते थे अमाजू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम का मतलब समझ लीजिएगा क्या, ऋग वैदिक का टाइम पीरियड, ऋग वैदिक का टाइम पीरियड जो स्टेटस था ना वो जात पात पे नहीं था, जात पात धर्म विशेष पे नहीं था। क्या इस पे था? काम के अनुसार था, अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार था। क्या? आदमी का स्टेटस, न कि जात पे कि कोई ब्राह्मण है तो ऊंचा, कोई राजपूत है तो ऊंचा, कोई एसटी है तो नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। ऋग वैदिक काल में सब काम का पूजा करते थे और काम के वजह से ही लोगों का स्टेटस बना दिया जाता था। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो ऋग वैदिक काल है ना दोस्तों, ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार का कपड़ा कह लीजिए, और इंग्लिश में अगर कह लीजिए आप लोग क्लोथ्स यूज करते थे। 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा नीवी। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा नीवी। ठीक है, जो वास है ना साथियों, वास किसको बोलते थे? जो कपड़ा कमर के ऊपर पहनते थे
उसको बोलते हैं वास। ध्यान रखिएगा, वास किसको बोलते थे? जो कपड़ा कमर के ऊपर पहनते थे या पहनते हैं उसको क्या बोलते थे? वास। ठीक है। दूसरा अधिवास, दूसरा अधिवास। ठीक है, अधिवास क्या बोलते थे साथियों? तो अधिवास गर्म कपड़े को बोलते थे, गर्म कपड़े। ठीक है, गर्म कपड़े, जैसे गर्म कपड़े आप लोग समझ ही गए होंगे, शाल स्वेटर जो हम लोग गर्म के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया था? तीसरा हमने बताया था नीवी। ठीक है, नीवी। नीवी क्या होता है? नीवी जो कपड़ा, ध्यान से सुनिएगा, जो कपड़ा कमर के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जो कपड़ा कमर के नीचे पहनते हैं उसको बोलते हैं नीवी। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, सुनिएगा अच्छे से। 3 कपड़े पहनते थे ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड में। पहला वास। वास क्या था? जो कपड़ा कमर के ऊपर पहनते थे उसे वास कहते थे। जो कपड़ा नीचे पहनते थे, कमर के नीचे पहनते थे, उसे बोलते हैं नीवी। और अधिवास क्या था साथियों? या जो कपड़ा गर्म करे, मतलब गर्म वाली कपड़े जो पहनते थे उसे बोलते थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बोलते थे? अधिवास। कोई दिक्कत, दुख, परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे और एक लिख लीजिएगा कि यहाँ के लोग, आई मीन टू से, यहाँ के लोग का मतलब ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के लोग मांसाहारी, ध्यान रखिएगा, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाते थे। ध्यान रखिएगा, शाकाहारी दोनों खाते थे, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों के लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, और जौ, आपने नाम सुना होगा जौ। जौ को क्या बोलते हैं? बार्ले। सॉरी, बार्ले। ठीक है, इसको वैदिक सभ्यता में जौ को ही क्या बोलते थे? यव। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते थे? यव। ठीक है, यव। जौ को क्या बोलते थे? यव। जौ का यूज करते थे ऋग्वैदिक का। एक आप लोग को सुन करके शायद विश्वास नहीं होगा, ये लोग मांसाहारी और शाकाहारी होने के बावजूद भी 2 चीज़ से प्रचलित नहीं थे। किससे? मछली और नमक से ये लोग प्रचलित नहीं थे। समझ रहे हैं? आप लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वैदिक सभ्यता में मछली और नमक से लोग प्रचलित नहीं थे। नमक आगे मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक का जो थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भगवान किस भगवान को मानते थे? तो इंद्र भगवान को मानते थे, इंद्र भगवान को मानते थे। और यहाँ पे ज़्यादा में पुरुष भगवान को मानते थे, पुरुष भगवान को मानते थे। ठीक है, ये थी हमारी ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संस्कृति, मतलब सोशल कल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कल्चर, आर्थिक संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक कल्चर, मतलब आर्थिक संस्कृति। आर्थिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति की बात हम लोग कल करेंगे। अगर आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कल्चर समझना होगा तो कल इसी वीडियो में, इसी टाइम पे आप लोग को पता चलेगा कि ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड में इकोनॉमिक कल्चर, आर्थिक संस्कृति क्या थी। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिली होगी, इस वीडियो में आप लोग को कुछ
लगा होगा कुछ नया सीखें, आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं कल। धन्यवाद।